आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12वीं का। किसका? क्लास 12वीं का जो है आपका हिस्ट्री हम लोग देखेंगे। हिस्ट्री का एमसीक्यू प्रश्न एंड सब्जेक्टिव प्रश्न दोनों देखेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग वीडियो लंबा भी हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट 5 नंबर वाले प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे। तो आप इसको भी लास्ट तक वीडियो वॉच करने का प्रयास कीजिएगा। एमसीक्यू कुछ देखते हैं, उसके बाद कुछ हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू के ऊपर हम लोग चलते हैं। पहला एमसीक्यू प्रश्न दिया गया है, कहता है कि देखिए ये वाला तो आप लोग को फटाक से कमेंट करना है, इसको तो हम बताएंगे नहीं, कतई नहीं बताने वाले हैं। ये पहला प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। ठीक है, सभी को कमेंट करना है। पहला दिया हुआ सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी थी, तो कौन सा था वो आपको बताना, ये हम नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग देखेंगे। दूसरा दिया गया है, दूसरा बता है इसमें कि कहता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना, हु रोट अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की रचना जो किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी रचना जो किया गया था वो देखिए एडम स्मिथ है, और यहाँ पे चाणक्य, तो चाणक्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे दिया गया कहता है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में विवाह का उल्लेख जो है वो 7 प्रकार, माफ़ कीजिएगा 8 प्रकार के किया गया है। कितने प्रकार के? महाभारत और मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का प्रयोग किया गया है, बताया गया है। तो इसमें से आपको 8 प्रकार के कौन कौन है? तो देखिए आर्य विवाह था, प्रजापत्य विवाह था, असुर विवाह था, गंधर्व विवाह था, व्राह विवाह था, देव विवाह था, राक्षस विवाह था, पिशाच विवाह था। ठीक है, तो ठीक है, ये सब विवाह था इसमें। ठीक, मनुस्मृति में ये 8 विवाह का अथी किया गया था। वो पहला था, आपको बता चुके आर्य विवाह। और अभी वर्तमान में जो विवाह चल रहा है वो विवाह का नाम है, आप जो अभी वर्तमान में विवाह करते हैं उस विवाह को व्राह विवाह कहा जाता है। ठीक है, जो अभी चल रहा है व्राह विवाह, इसमें लड़कियों को सजा उजा के पूरा मतलब कि नए कपड़े से उसको सजा उजा के सुसज्जित करके कन्या को पूजा स्थल पर बैठा के विवाह किया जाता है, आभूषण पहना उन्हा के, उसी को, तो वो व्राह विवाह था। ठीक है, तो 8 प्रकार के विवाह थे, इसका एक अलग पार्ट हम लेके आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। फहियान जो आया था किसके काल में आया था? तो वो आया था समुद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चलिए दूसरा प्रश्न को देखिए। चलिए आगे दिया, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे दिया गया विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का। ठीक है, हरिहर और बुक्का। विजय के में किसका उपदेश है? कबीरदास का। ठीक है, विजय में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीरदास का। जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया जो है वो ऑप्शन में देखिए, जजिया कर जो था वो किससे लिया जाता था? जिम्मियों से। किससे? जिम्मियों से, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त किया गया था? आईने अकबरी जो है वो 5 भागों में बांटा गया था। कौन कौन कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक जो था बहादुर शाह जफर था। ठीक है, बहादुर शाह जफर। ठीक, आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया गया, कहता है कि भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी। तो भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत जो हुआ था वो हुआ था, आप लोग जानते हैं कि इसका जो शुरुआत हुआ था 53 में हुआ था। ठीक है, 1853 में हुआ था। 1800 फिर आगे दिया हुआ 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल जो था 1857 के क्रांति के समय का जो गवर्नर जनरल था वो था आपका लॉर्ड कैनिंग, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है अध्यक्षता किया था, किसने किया था? तो इसका जो है अध्यक्षता किया गया था वो, उसका नाम यहाँ पे दादा भाई नौरोजी, और ऑप्शन में और दिया हुआ है, लेकिन इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी में उमेश चंद्र बनर्जी थे, उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन जो शुरू किया गया था उसके द्वारा वो चंपारण में, कहाँ से? चंपारण से किया गया था, जो ऑप्शन नंबर बी में। चंपारण कहाँ पे स्थित है? कमेंट करके बता सकते हैं अगर आप लोगों को पता हो तो। चलिए, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान का पिता के रूप में जो जाना जाता है, कहा जाता है, वो है वी.आर. अम्बेडकर को। वी.आर. अम्बेडकर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये कुछ एमसीक्यू प्रश्न था। चलिए अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी के अंदर से 5 नंबर वाले प्रश्न
पूछा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न दिया गया, कहता है कि अशोक धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या था या धर्म नीति क्या थी, ये दोनों पूछा जाएगा में से एक, मतलब और करके जो है ना, ये दोनों माने एक ही है। तो अशोक के धर्म की प्रमुख विशेषता इस प्रकार से थी। अशोक के धर्म कोई धर्म या धार्मिक प्रणाली नहीं था, जो धर्म उसका था ना तो वो धर्म था या एक धार्मिक प्रणाली था, बल्कि ये एक नैतिक नियम या सामान्य आचार संहिता थी। एक नैतिक नियम था और एक सामान्य आचार संहिता थी। इसकी मुख्य विशेषता निम्नलिखित थी। इसकी विशेषता इस प्रकार से था। पहला, सदाचार पूर्ण एवं नैतिक जीवन की व्यतीत करना, सदाचार पूर्ण एवं नैतिक जीवन व्यतीत करना। दूसरा, अपने भावावेशों तथा वासनाओं, जो भावावेशों था जो और वासना था उसके ऊपर कंट्रोल करना। जीवन आचरण और विचारों में पवित्रता और शुद्धता लाना। दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखना। ठीक है, यहाँ पे कहता है जीवन आचरण और विचारों में पवित्रता लाना। जो भी जीवन है, आचरण है उसमें, और अपना जो विचार है उसमें पवित्रता और शुद्धता लाना। उसमें एकदम जो नेगेटिव थिंकिंग होता है उसको नहीं रखना है। दूसरों धर्मों के प्रति सहानुभूति, मतलब दूसरे धर्मों के प्रति सहानुभूति, मतलब कि ऐसा नहीं कि एक होता है ना कि ये जैसे कि होता है ना कि मेरा धर्म अच्छा है, मेरा धर्म अच्छा है, दूसरे धर्म की बुराई करता है, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आप जिस धर्म को आप मान रहे हैं उसको आप लोग उसका गुणगान करते रहिए। ठीक है, अपना मानिए, दूसरे की बुराई नहीं कीजिए। ठीक है, आगे देखिए, पशुओं की हत्या या उन्हें क्षति ना पहुंचाना। पशु का हत्या नहीं करना है या उन्हें क्षति नहीं पहुंचाना है। ठीक है, सबके ऊपर उदार एवं दयालु बनाना। सबके ऊपर एकदम दयालु बना के रखना, उदार। ऐसा नहीं आप बड़े हैं तो आपके साथ रिस्पेक्ट, छोटा है तो उसको नहीं, सबके साथ उदार और दयालु बनना है। माता पिता, गुरुजनों, सगे संबंधियों, मित्रों एवं साथियों, भिक्षुओं, सन्यासियों का आदर करना। ये सभी का, माता पिता, गुरुजन जो होते हैं उसका आदर कीजिए, माता पिता का आदर कीजिए, सगे संबंधियों का आदर कीजिए, मित्रों एवं साथियों का एवं भिक्षुओं जो होते हैं उसका आदर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया सदा सच बोलना, सदा आपको सच बोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ गए। नया क्वेश्चन है कि कलिंग विजय अभियान के कारण तथा परिणामों की चर्चा कीजिए। तो कलिंग युद्ध के प्रमुख रीजन था, जो इसका युद्ध हुआ था, इसका रीजन ये था कि कलिंग पर विजय प्राप्त कर अशोक अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, इसलिए पहला युद्ध, मतलब कि कलिंग का युद्ध हुआ। ठीक, दिया हुआ है कि सामरिक दृष्टि से कलिंग बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, स्थल और समुद्र दोनों भागों से दक्षिण भारत को जाने वाले मार्गों पर कलिंग का नियंत्रण था। ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये जो स्थल और समुद्र से, पहले तो समुद्र से ही सब कुछ आना जाना होता था, इसके जो दोनों भागों को भारत को जाने वाले मार्ग था उसके ऊपर कलिंग का नियंत्रण था। ठीक है, ये था। दूसरा जो था कि कलिंग पर विजय प्राप्त करके दक्षिण पूर्वी देशों से आसानी से संबंध बनाए जा सकते थे। जब कलिंग को विजय प्राप्त करता तो दक्षिण पूर्वी देशों से आसानी से संबंध बना सकते थे। चंद्रगुप्त और बिंदुसार भी कलिंग पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। चंद्रगुप्त और बिंदुसार जो था वो विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे। अतः अशोक कलिंग पर विजय प्राप्त कर उनके अधूरे अभियान को पूरा करना चाहता था। इस कारण से ये युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध हुआ था। अब इसके परिणाम क्या आए? इसके परिणाम आए कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ, इसीलिए राजधानी तोसाली बनाई गई। लेकिन कलिंग विजय अभियान ने अशोक की साम्राज्य विस्तार नीति का अंत कर दिया। इस युद्ध के रक्तपात से लाखों लोगों की जान चली गई। इसमें अशोक के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। उसने अहिंसा और सत्य, प्रेम, दान, परोपकार का रास्ता अपना लिया। इसमें क्या हुआ कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ और इसकी राजधानी जब बढ़ाई गई और कलिंग का विजय का अभियान जो अशोक के साम्राज्य के नीति था, उसमें क्या हुआ कि युद्ध जब हुआ तो बहुत ज़्यादा ब्लड बहा, खून बहा, रक्तपात हुआ, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोगों की जान गई। तो क्या हुआ कि जब इतना देखा तो मार काट जब देखा तो अशोक का हृदय जो है वो पिघल गया और उसने अहिंसा की तरफ चल दिया, मार काट से दूरी बना लिया, सत्य की खोज किया, प्रेम, दान, परोपकार का रास्ता अपना लिया था। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया और उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, उसे धम्म की स्थापना की। मतलब बौद्ध धर्म का में अनुयायी बन गए, उनके मतलब कि उनके अनुयायी हुए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। उसने अपने
अपने संसाधन प्रजा की भलाई में लगा दिया तथा उसने दूसरे देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। जो भी उसके पास संसाधन था उसको प्रजा के भलाई के लिए दे दिया। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण भी बना, और युद्ध जो कलिंग युद्ध हुआ वो मौर्य साम्राज्य का पतन का रीजन बना। ठीक है, फिर आगे है कि जैसे कि नीति का युद्ध का जो देखिए इसमें जो दिया गया है ना कि अहिंसा की नीति के कारण सैनिक युद्ध काल में पिछड़ने लगे। जो अहिंसा उसके अंडर में आया तो जो सैनिक युद्ध काल था वो धीरे धीरे पिछड़ने लगा, परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उसका पतन आरंभ हो गया था। तो उसका पतन होने का रीजन यही था। ठीक है, दूसरा प्रश्न दिया गया है, देखिए यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया गया, कहता है कि अस्पृश्यता से आप क्या समझते हैं, मतलब छुआछूत से आप क्या समझते हैं। मनुस्मृति में चंडालों के क्या कर्तव्य निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो चलिए आइए हम लोग इसको देखते हैं। इसका है कि समाज का अस्पृश्यता वर्ग दूषित वर्ग जैसे शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छुआ करते थे। जो इसमें दिया गया है उन्हें चंडाल कहा गया। मतलब कि देखिए जो अस्पृश्यता वर्ग दूषित कार्य का जो जैसे कि यहाँ पे जो है अस्पृश्यता वर्ग किसको, जिसको आप लोग चंडाल वर्ग कहते हैं, उस किसको था, तो उसका जो कार्य सबसे पहले था वो शवों को, जो मरे हुए होते थे, मृत पशुओं को छुआ करते थे, उन्हें चंडाल कहा जाता था। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न स्थान, जिसको शूद्र स्थान पर दिया गया, जिसको शूद्र कहते हैं। वर्ण व्यवस्था में सबसे उच्च स्थान पाने वाले ब्राह्मण इन चंडालों का स्पर्श यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अशुभ या अपवित्रकारी मानते थे। ठीक है, अशुभ और अपवित्रकारी मानते थे। जो ब्राह्मण हैं इन चंडालों को ना तो छू सकते हैं, ठीक है, जो शूद्र को ना वो छू सकते हैं और ना ही उन्हें देख सकते हैं। अगर छू लिया और देख लिया तो अपवित्र हो जाएंगे। ठीक है, अपवित्रकारी मानते थे। ठीक, मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए थे। इसके कारण प्राचीन समाज में अछूतों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। इसी कारण से जैसे मनुस्मृति में चंडालों का क्या कार्य था ये सब कुछ बताया गया था, जिस कारण से उसे जो प्राचीन समय में अछूतों की स्थिति बहुत अत्यंत हो गई थी। मनुस्मृति में अछूतों के कर्तव्य की एक सूची दी गई है, जिसके अनुसार चंडालों या अछूतों को गांव या नगर से बाहर रहना होता था। वे फेंके गए बर्तन का व्यवहार करते थे। जो भी बर्तन फेंक दिया जाता था उसका प्रयोग में ला सकते थे। मृत व्यक्तियों के वस्त्र एवं आभूषण पहनते थे। जो भी मरे हुए व्यक्ति होते थे उनका आभूषण या वस्त्र फेंक दिया जाता था, उसको वो पहनते थे। रात्रि में वे गांव या नगर में भ्रमण नहीं कर सकते थे, और रात्र के समय वो गांव या फिर नगर में नहीं चल सकता था, भ्रमण नहीं कर सकता था। उसमें जो दिया गया था मनुस्मृति में, है ना, ये कार्य। आगे दिया गया कि लावारिस लाशों की अंतिम क्रिया भी वे ही करते थे। जो भी लावारिस लाश होते थे, जो जिनके कुछ कर्ता धर्ता नहीं रहते थे, उनका अंतिम संस्कार वही करते थे। उन्हें वधिक का क्रूर कार्य भी करना पड़ता था, जैसे कि उन्हें कसाई का भी कार्य करना पड़ता था। ठीक है, आगे दिया गया मनुस्मृति में चंडालों अछूतों को अत्यंत है दृष्टि से देखा गया और उनके संबंध में अर्थात निम्न कोटि के विचार व्यक्त किए गए हैं। चीनी यात्री फहियान के अनुसार चंडालों या अछूतों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित करना पड़ता था, ताकि अन्य लोग उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। ठीक है, फहियान जो चीनी यात्री है उनके अनुसार क्या है कि जब चंडाल निकलते थे घर से तो उनको करताल बजा कर लोगों को बताना पड़ता था कि अभी हम लोग निकले हुए हैं, अछूत निकले हुए हैं। ठीक है, वो सुनिश्चित करना पड़ता था ताकि उच्च वर्ग के लोग बाहर ना निकले, ना देख पाए, ना स्पर्श कर पाए। ठीक है, आगे दिया हुआ है, कहता है कि एक अन्य चीनी यात्री हेनसांग का कहना है कि वधिक कसाई और सफाई करने वाले को आबादी गांव या शहर से बाहर रहना पड़ता था। जो कसाई होते थे और ये जो सफाई करने वाले होते थे उसको गांव से बाहर रहना पड़ता था। ठीक है, तो ये जो प्रश्न था बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सबों को आता होगा, और हाँ, फर्स्ट प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नए पार्ट लेकर। आप सभी से अलविदा लेते हैं। जय हिंद।